नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज हमेशा से दरभंगा के स्वास्थ्य व्यवस्था पर और जनता को जागरूक करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हमने कई बार दरभंगा के वरीय डॉक्टरों से आपको रूबरू कराया है। हमारे साथ डॉक्टर जगदेव शर्मा हैं, जिन्होंने आज से नहीं बल्कि वर्षों से दरभंगा की जनता के हित में उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से आपको सचेत और जागरूक रहने की बात की थी, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, जो आज के समय में काफ़ी कठिन है। हमारे साथ डॉक्टर जगदेव शर्मा हैं, जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही हम बात करेंगे कि आखिर कब से आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं। क्या आप पकड़े रहिए, आप बात बोलेंगे। हाँ, बोलिए। किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था की पहले से आपने स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी तो मुझे 1951 से ही शुरू हो गया था, जब मैं यहाँ एक स्टूडेंट बन करके इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना पदार्पण किया था। उस समय की स्वास्थ्य व्यवस्था और अभी की स्वास्थ्य व्यवस्था इतने बड़े अंतराल का विवरण किया जा सकता है। जब मैं 1950-51 में यहाँ आया तो उस समय पॉपुलेशन ही इस शहर की बहुत कम थी। दोनों शहर मिला करके शायद 1 लाख भी नहीं था या 1 लाख हो गया होगा। सड़कें नहीं थी, मेडिकल कॉलेज जरूर हो गया था, लेकिन इसका विस्तारीकरण नहीं हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो चीज़ यहाँ था, उस समय के डॉक्टर अति प्रसिद्ध थे और अति स्पेशलाइज थे, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे और हम लोगों की शिक्षा भी प्रदान करते थे, जिसमें डॉक्टर सीता प्रसाद सिंह का नाम है, डॉक्टर BN बनर्जी थे, डॉक्टर KD अरोरा भी बाद में आए, SD तिवारी उसके पहले थे, TB गुप्ता थे, इत्यादि इत्यादि अनेकों इस तरह के चिकित्सक थे जो भरपूर मात्रा में अपने अपने चिकित्सा क्षेत्र में प्रवीण थे और अपनी अपनी सेवाएं यहाँ के नागरिकों को दिया। मैं 1956 में MBBS किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद संयोग से मेरी पोस्टिंग भी यही हो गई और मैं इसी मेडिकल कॉलेज का छात्र के रूप में रह करके भी और भिन्न भिन्न पोस्ट शिक्षक के भिन्न भिन्न पोस्ट पर रह करके 1989 में मैं रिटायर हुआ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से। और उसके बाद भी मैं इस स्थान को छोड़ा नहीं, मैं यहीं हूँ। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का अभी जो आकलन मैं करता हूँ, उससे ये प्रतीत होता है कि वो सही मात्रा में नहीं चल रहा है। वजह इसके अनेक हैं। पहला वजह तो ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आबादी बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है आबादी में, उस हिसाब से अच्छे डॉक्टरों का विभिन्न स्पेशलाइजेशन में उतना नहीं आया है, प्रोडक्ट नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई है, मेडिकल कॉलेज उतने नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज अभी हाल में खुले भी हैं बहुत, तो उसमें शिक्षक नहीं हैं। इन चीज़ों की कमी की वजह से स्वास्थ्य का जो होना चाहिए अरेंजमेंट मैनेजमेंट, 1000 पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर अभी नहीं हैं। नतीजा होता है कि क्वैकरी बहुत आगे बढ़ गया है। लोग कुछ नहीं जान करके या थोड़ा बहुत जान करके भी अपना कुछ करते हैं, निदान नहीं होने पर भी अंदाज से कुछ दवा देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है और जो डिजीज़ नहीं है उससे भी बड़ा डिजीज़ उसके शरीर में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के वृद्धि के अनुपात में डॉक्टरों की वृद्धि नहीं हो रही है। अब इसका वजह तो गवर्नमेंट को जानना चाहिए, खोजना चाहिए, हम लोग को ही माने जनता को भी कुछ सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो इसका मेन ये है कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएं और अच्छी पढ़ाई किया जाए, अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस किए जाएं और तब उसके बाद स्वास्थ्य का जो ये है ये प्रबंध है वो सुचारू रूप से चल सकता है। अन्यथा खासकर एक चीज़ जो सामने आ रही है, जो पहले जो व्यवस्था थी, आज भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित तो रहते हैं, लेकिन सुझाव लेने के लिए किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे उनका जीवन संकट में हो जाता है। तो ऐसे में आम आदमी
जो अपने शरीर से अगर लाचार या बीमार हो तो उसको किस तरह सही सुझाव लेने चाहिए आज के समय में? ये आपने ठीक प्रश्न किया, प्रश्न बहुत ठीक है, क्योंकि दलाली हर क्षेत्र में बड़ी है, यहाँ तक कि राजनीति में भी है, किस चीज़ में नहीं है, सब जगह दलाली है। तो अब इस दलालों से बचने के लिए तो जागृति की ज़रूरत है, जागरण की ज़रूरत है। और ये समाचार पत्र वाले माध्यम से आप लोग जो हैं, टीवी चैनल वाले, इन लोगों का ही कर्तव्य है कि अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करें कि जो भी आपको तकलीफ़ है वो एक अच्छे अस्पताल में जाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं। अगर वहाँ नहीं आपका होता है किसी तरह से, भीड़ की वजह से, चाहे जिस वजह से, तो प्राइवेट अस्पताल जितने हैं उसमें जाएं, लेकिन दलालों के फेर में नहीं। ये छोटा सा शहर है, दलाल के पीछे क्यों रहते हैं? आप स्वयं जा सकते हैं उस जगह पर, स्वयं जानकारी लेना चाहिए था, इसकी कमी तो नहीं है। लेकिन ये दलाल जो है सो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा कर के दूसरे जगह पर ले कर के अपना ज़्यादा कमीशन लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे कि एक विभाग के कई डॉक्टर हैं, लेकिन ये तो विश्वास मरीजों का होना चाहिए कि वो आखिर उनमें से किसे चुने अपने बेहतर के लिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? कोई कॉमन नेम लिस्ट लगना चाहिए, या आप चूँकि काफ़ी अनुभवी हैं, इसमें कैसे जनता को सुझाव देते हैं कि अगर एक विभाग से फिजिशियन से 10 हो तो उस 10 में से कौन बेहतर हो, उनके लिए कैसे चयन करें? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जो डिजीज़ किसी एक आदमी से ठीक नहीं हुआ वही डिजीज़ दूसरे से ठीक हो जाता है। आज दूसरे से जो ठीक हुआ दूसरा मरीज उससे नहीं ठीक होगा, इसलिए इसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सवाल ये है कि किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनके पास डिग्री है, अनुभव है कुछ वर्षों का या कम ही मान लिया कि है, उसके यहाँ जाएं और फिर उसके बाद अपना जांच पड़ताल करावें। मेन तो अभी डिजीज जितने हैं 99.9% डिजीज ऐसे हैं कि बिना जांच पड़ताल के डायग्नोसिस तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए जांच पड़ताल जहां सुविधा होती है, जहां सचमुच में जेन्युइनली होता है, वहां करावें। और वहां कराने के बाद जो डायग्नोसिस होगा उसके आधार पर कहीं भी जाएगा वो आदमी तो उसको ठीक हो जाएगा। अब मान लिया कि जांच ही पड़ताल गलत हो गया तो फिर अच्छे से अच्छे के यहाँ जा कर के भी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए मेन अभी जो इम्पोर्टेंस मेडिकल साइंस में हुआ है वो डायग्नोसिस का हुआ है। जब तक कि डायग्नोसिस करेक्ट नहीं होगा क्योर करेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए क्योर जो है, क्योर डिपेंड्स ऑन डायग्नोसिस। तो डायग्नोस्टिक जहाँ पर पर्सनेल हैं, सचमुच स्पेशलाइज्ड हैं और अनुभवी हैं, उनके द्वारा किया गया एक टेस्ट जो है वो, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि दूसरे जो कम एक्सपीरियंस वाले या बिना डिग्री धारण किए हुए कुछ का कुछ किए जा रहे हैं, तो उससे तो उसके निदान में जब गलती होगी तो उसकी ट्रीटमेंट में गलती होना संभव है। खासकर जहाँ तक पैथोलॉजी टेस्ट या टेस्ट की बात की जा रही है, हम बता दें कि दरभंगा में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। किसी न किसी बहकावे में आकर लोग ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। फलतः किसी से भी बिछा करके वो जांच कर लेते हैं, कम पैसे लेते हैं और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आता है वो काफ़ी चौंकाने वाला होता है। और बाद में उस डॉक्टर से इस तरह मैनेज होता है कि वो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज भी प्रारंभ करता है, लेकिन वर्षों बाद पता लगता है कि उसका जो इलाज चल रहा है वो बीमारी उसे है ही नहीं। तो इस तरह मरीजों में आपस में इस बात को लेकर के संशय की स्थिति होती है कि आखिर एक मरीज करे तो क्या करे। आज के इस दलाली प्रथा से किस तरह वो लड़े, कैसे जाए, क्योंकि अब हर जगह जो डॉक्टर एक टेस्ट लेकर के आता है मरीज तो उसको कैंसिल करके कहता है कि नहीं तुम इसी जगह टेस्ट करो। ये जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं मरीजों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा है। ऐसा क्यों होता है कि एक डॉक्टर जिस टेस्ट को सही करता है वही डॉक्टर दूसरा डॉक्टर गलत करता है, क्यों? पैथोलॉजिकल टेस्ट तो 100% एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट खास करके
ये कदापि हो ही नहीं सकता है कि बिना डिग्री धारण किए हुए, और डिग्री धारण अगर किए हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो माइक्रोस्कोप में तो उनसे नहीं हो सकता है। अब केमिस्ट्री की बात रही, तो केमिस्ट्री तो एकदम मैकेनिकल चीज़ है, वो तो नन डॉक्टर भी कर सकता है। केमिस्ट्री जैसे ब्लड शुगर मान लिया कि उसका मशीन फर्स्ट क्लास मशीन निकल गया है, अगर मशीन फर्स्ट क्लास है और थोड़ा टेक्नीशियन जो भी कर रहा हो, अगर वो ठीक से मेजरमेंट करके उसमें दिया तो मशीन ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट देगा। लेकिन फिर उसमें ज़रूरत है एक बायोकेमिस्ट का, जो इंटरप्रिटेशन करके देखे कि मशीन भी ठीक से किया कि नहीं किया, उसके लिए कंट्रोल सही लगावे। और देखिए सबसे ज़्यादा अभी हो गया है कि जितने लेबॉर्ट्री हैं उनको एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम के अंदर में आना होगा, जिसको इक्वास कहते हैं। वो होता है क्या कि जैसे बायोरेड है अथवा भेलोर है अथवा और भी इंस्टीट्यूट है, वो अननोन सैंपल भेजते हैं और उस अननोन सैंपल को डिफरेंट लेबॉर्ट्री अपने अपने स्तर से उसका रिपोर्ट दें, और तब वहाँ कंपाइल होता है और तब उसी तरह से मिलता है, वहाँ से आता है सर्टिफिकेट कि आपका सर्टिफाइड है कि नहीं है, आपका एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ये कोई नहीं कराता है। संजोग से कहिए या क्या, हम जब से इस लेबॉर्ट्री में आए हैं, प्रोफेसरशिप से रिजनेशन देने के बाद हम लोग जो आए, और हमारे संजोग से भगवान की कृपा कहिए कि हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़े ये सब इसी में आए सर्विस छोड़ करके। तो हम लोग एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम कराए हुए हैं, जिसका नाम इक्वास है। पटने में 1 या 2 लेबॉर्ट्री भी कराए हुए हैं। तो जब तक इक्वास के अंडर में कोई लेबॉर्ट्री नहीं आता है, तब तक के गुड सर्टिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। तो अंदाज पर चलेगा सर, तो कहना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। तो इस तरह से पेशेंट को परेशानी होती है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, या होता है तो उतना करेक्ट नहीं होगा, 50% करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो खासकर हम बता दें, एक मरीज को खुद जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से पूछकर कहीं अपने बीमारी का इलाज नहीं करा सकते आज के समय में। क्योंकि अगर बेता से लेकर के अलरपट्टी या दोनार तक चले जाए तो आप खुद दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि आखिर कौन सा डॉक्टर के पास जाना आपके लिए उचित होगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि बिना मरीज के जागरूक हुए आप अपना इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि आज के इस दलाली प्रथा को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद जागरूक रहें और खुद ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो अनुभवी है, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति ही आपका न सिर्फ इलाज कर सकता है बल्कि आपको स्वस्थ भी रख सकता है और सही मार्गदर्शन भी दे सकता है। मिथिला मंच न्यूज आपको लगातार दरभंगा के तमाम वरीय अनुभवी डॉक्टरों के विचार आप तक रखने का प्रयास करती है, ताकि आप रहे जागरूक, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने से ही ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि आपके परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेवारी भी है। और मिथिला मंच न्यूज अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सही बात आप तक पहुँचाने का प्रयास करती है। धन्यवाद।